स्वागत है दोस्तों गोप एकेडमी में। जून 2025 के सवालों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किसका? यूजीसी नेट का। रोज सुबह 6 बजे 5 सवालों का डीप एनालिसिस करते हैं। काफी मजा आ रही है आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सवाल हैं आज 71 यानी 100 सवाल जो आते हैं उसमें 71st पे पहुंचे हम लोग। आज का पहला सवाल यही है कि राघवंक का एक राघवंक रहे हैं, लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं। इनका जो एक हरिश्चंद्र काव्यम है, इन्होंने ये लिखा है, तो ये किस भाषा में लिखा है वो पूछ रहे हैं कि प्राकृत, पाली, बंगाली, कन्नड़ किस भाषा में रहा है। तो ये दोस्तों बताते रहिए। बात करते हैं राघवंक की। ये 12वीं 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि रहे हैं दोस्तों, कन्नड़ कवि। और जो होयसल काल में थे, होयसल काल के समकालीन थे, ठीक है, होयसल काल के दौरान हुए थे। और उन्होंने जो ये लिखा हरिश्चंद्र काव्यम, और इनकी ये प्रसिद्धि कृति मानी जाती है, जो कि ये प्राचीन कन्नड़ भाषा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राचीन कन्नड़ भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। और इसी पुस्तक में एक कहानी बहुत फेमस है जो हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की कहानी है दोस्तों। अगर आपको याद हो तो बताइएगा। बहुत सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है। राघवंक को, इनको कन्नड़ जो साहित्य है उसमें षटपदी एक छंद शैली होती है, उसको लोकप्रिय बनाने के लिए इनको श्रेय दिया जाता है राघवंक को। और दोस्तों कन्नड़ की बात आ रही है तो 3 कवि आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 रत्न जिसको बोलते हैं, आपको याद हो गया होगा, पीछे भी हम लोगों ने बात की थी। कौन थे? पंप, जिसको पंपा भी बोलते हैं। दूसरे कौन है? बोलिए। पुन। और तीसरे कौन है? रन्न। ये नाम उल्टे भले लग रहे हो अगर आप नहीं सुने हैं तो, लेकिन ये बहुत ही फेमस है कन्नड़ के। त्रिरत्न कहे जाते हैं, थ्री जेम्स ऑफ कन्नड़ बोले जाते हैं। पंप कौन है? इनको आदि कवि बोला जाता है, आदि कवि की उपाधि दी जाती है। इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक है विक्रमार्जुन विजय और जिसको बोलते हैं पंपा भारत, ठीक है, विक्रमार्जुन विजय। दूसरा है आदि पुराण। वहीं पुण्य की बात होती है तो पुण्य कौन है? इनको चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती है और इन्होंने शांति पुराण लिखा, शांति पुराण। वहीं रन्न की बात होती है तो रन्न ये भीम और जो दुर्योधन थे उनके बीच के युद्ध की बात करते हैं और उस पे एक पुस्तक लिखते हैं, गदा युद्ध। पुस्तक का नाम ही रख देते हैं गदा युद्ध। साहसी भीम विजय कृति है ये, ठीक है। तो ये होता है। और थोड़ी सी अगर बात करें दोस्तों तो 9वीं शताब्दी में एक पुस्तक मिलती है जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई होती है और इसको कन्नड़ भाषा की पहली उपलब्ध पुस्तक माना जाता है और ये कविता और व्याकरण पर आधारित होती है। आपको समझ आ रहा है तो बताइए। और उसके लेखक हैं राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम। तो ये कौन सी पुस्तक है? ये कविराज मार्ग है दोस्तों, कविराज मार्ग। इसने लिखा है अमोघ वर्ष प्रथम। एक वचन की बात होती है, वचन कन्नड़ में दोस्तों इसको कविता बोलते हैं, वचन को, ठीक है। वचन साहित्य का नाम आता है, ये 12वीं शताब्दी में आता है, ठीक है। तो ये सामाजिक धार्मिक क्रांति थी और जिसमें सरल कन्नड़ में कविताएं ये लिखे जाते थे। कन्नड़ में वचन लिखे जाते थे, वचन यानी कविताओं को लिखा जाता था। इनमें 2 लोग आते हैं, बसवन्ना का नाम आपने सुना होगा, बसवन्ना, और दूसरा अक्का देवी, बसवन्ना और अक्का देवी। तो बसवन्ना ने, इन्होंने अनुभव मंटप की स्थापना की। अनुभव मंटप की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों आते हैं सवाल, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वर्डिंग्स उल्टी लग रही होंगी। और इनके वचन आज भी काफी प्रसिद्ध हैं। वहीं अक्का देवी की जब बात होती है तो प्रसिद्ध महिला कवित्री थी जिन्होंने भगवान शिव को, साउथ में शिव को क्या बोलते हैं?
चिन्न मल्लिकार्जुन, इनकी भक्ति में जो वचन लिखे यानी कविताएं लिखी हैं वो अक्का देवी रही हैं। दोस्तों आधुनिक कन्नड़ की बात हो रही है तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले हैं कन्नड़ भाषा में, और कन्नड़ भाषा में अब तक 8 ज्ञानपीठ मिल चुका है दोस्तों, जबकि हिंदी प्रथम पर है। हिंदी भाषा में सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसके बाद कन्नड़ भाषा में मिला है वो 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार होते हैं। और कुवेम्पु जो हैं कन्नड़ भाषा के प्रथम विजेता रहे हैं कन्नड़ ज्ञानपीठ पुरस्कार के, जिन्होंने श्री रामायण दर्शनम लिखा है। हाँ, कन्नड़ भाषा के ही गिरीश कर्नाड भी रहे हैं, इनको भी काफी फेमस रहे हैं। इनके नाटक जो हैं तुगलक, तुगलक नाम का नाटक है इनका, और हैवदन, हैवदन हम लोग मतलब आप भी अगर एमए बीए इंग्लिश में होंगे तो उसमें ग्रेजुएशन में हैवदन नाटक पढ़ाया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये वाला सवाल हम लोगों को कंप्लीट होता है। आगे 72 आज का दूसरा सवाल है। संपूर्णानंद ने अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का निर्माण प्रस्तावित करने वाला एक पर्चा अप्रैल 1934 में प्रकाशित किया, तो इसके बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सत्य है? तो दोस्तों संक्षेप में अगर बात करें तो संपूर्णानंद जी कांग्रेस के नेता थे, ठीक है। ये महान विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी भी माने गए और यूपी के दूसरे सीएम थे 1954 से 1960 के बीच में। और समाजवाद को जो ये संपूर्णानंद जी समाजवाद को दर्शन और संस्कृत से जोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने। तो संपूर्णानंद के साथ थे आचार्य नरेंद्र देव थे, जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, और थे राम मनोहर लोहिया। ये सब कहाँ थे? कांग्रेस में थे। कांग्रेस में रहते हुए इनको लगा कि भाई कांग्रेस जो बात करती है केवल आजादी की बात करती है, लेकिन आजादी के बाद गरीबों और किसानों का क्या हाल होगा, इस पर कोई ठोस योजना कांग्रेस की तो है नहीं। इसलिए इन सब ने कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी का निर्माण किया था, जिसको बोलते हैं सीएसपी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो सब लोगों ने मिलकर यही पार्टी बनाई थी। लेकिन इसके पहले जब शुरुआत हुई ये पार्टी तो अप्रैल 1934 में यही डॉक्टर संपूर्णानंद ने एक पर्चा निकाला, ठीक है। पर्चा क्या होता है? पंपलेट होता है, आज भी पेपरों में डाल दिया जाता है ना पंपलेट। तो वो उस पंपलेट में उन्होंने एक खाका बनाया था। कौन सा खाका? कि भारत के लिए एक अस्थायी समाजवादी कार्यक्रम होगा, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी बनने का खाका पेश किया था। यही जो अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी इसमें पूछा जा रहा है, इसका खाका किसने बनाया था? संपूर्णानंद ने अप्रैल 1934 में बना दिया था, ठीक है। तो वो पंपलेट बंटवा दिया, और इसी में अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी को बनाने का जो खाका था वो तो था ही, लेकिन यही जो इनका विचार था वो आगे चलकर सीएसपी में बदलता है। यानी ये जो विचार था वो सीएसपी में बनता है, यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी में। और मई 1934 में पटना में एक कार्यक्रम होता है, और इसमें सीएसपी एक संगठन के रूप में गठित होता है। अभी पार्टी नहीं बनी थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी नाम था लेकिन बनी नहीं थी, मतलब माना नहीं गया था। और पटना में ही जो अध्यक्ष इसके बनाए गए थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे, अभी हम लोगों ने बात की। और इसके जो सचिव थे वो जेपी को बनाया गया। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये कब की बात चल रही है? मई 1934 को। अब पर्चा कब निकला संपूर्णानंद का? अप्रैल में निकला। मई में ये संगठन, सब लोग मिलके संगठन बनाए। और आगे फिर चलते हैं अक्टूबर में, एक ही साल में 1934 में अखिल भारतीय सम्मेलन होता है सीएसपी का, और यहाँ पे इसको एक पार्टी का रूप दिया जाता है और बनती है बंबई में अखिल भारतीय सम्मेलन में औपचारिक रूप से पार्टी का दर्जा मिल जाता है, तो बनती है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है। अब समझ आ गया। अब इसमें जो मुख्य रूप से था कि जो संपूर्णानंद को इसके गठन करने की जो जरूरत महसूस हुई वो क्यों थी? एक तो वो मान रहे थे कि भारतीय समाजवाद की पहचान मिले,
भारतीय समाजवाद की पहचान मिले, क्योंकि भारत की परिस्थितियां अलग हैं, तो यहाँ समाजवाद भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो आर्थिक दिशा देने के लिए कांग्रेस को आर्थिक दिशा देने के लिए भी ये था। और तीसरा ये था कि ये डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे। इनका मानना था कि पहले हमें डोमिनियन स्टेट दे दो और धीरे धीरे हम लोग संभल लेंगे, फिर हमको स्वतंत्रता दे दीजिएगा, यानी पूर्ण स्वराज की मांग बाद में आती है इनमें। ये थोड़ा सा गड़बड़ था। लेकिन जब ये सीएसपी बनती है तो उस टाइम सभी सदस्य इस बात से मना कर देते हैं कि भाई डोमिनियन स्टेट नहीं, सीधे हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। ठीक है, अब हम अपने सवालों पर चलते हैं कि अस्थाई समाजवादी कार्यक्रम था, बिल्कुल था, क्योंकि पंपलेट था, अस्थाई नहीं था, अस्थाई था। करते समय उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि निरंतर अपने समक्ष रखी। बिल्कुल उन्होंने सारी चीजें समझा, जाना, तभी तो समाजवाद पे वो बात कर रहे थे, पर्चा निकाल रहे थे, किसानों के लिए परेशान थे कि क्या होगा इनका। तो इस तरीके से ये तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने लेनिनवाद का अनुसरण करने का प्रयास नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया दोस्तों, ये तो समाजवाद की बात कर रहे थे। लेनिनवाद के अलग से उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं की, तो ये तो बिल्कुल ठीक है ये भी। अब तीसरे पे आते हैं कि प्रस्तावित जो पार्टी का तत्काल लक्ष्य था वो डोमिनियन दर्जा प्राप्त करना था। अभी हम लोगों ने बात की कि डोमिनियन पहले दर्जा प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद, जबकि एक दशक बाद, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य था। ये भी ठीक था क्योंकि इस पर्चे में था, तो ये भी सही है। जबकि पार्टी वाले माने नहीं और सीधे पूर्ण स्वराज की स्वतंत्रता पे आ गए। बिना मुआवजा, इसने बिना किसी मुआवजा के जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव किया था। तो इस पे कोई खास बात नहीं हुई थी, इतने अम, कट्टर तरीके से ये बात नहीं हुई थी दोस्तों, तो ये नहीं है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की मांग थी, धार्मिक स्वतंत्रता की मांग देख रहे हैं कहीं भी नहीं थी। तो इस तरीके से हमारा एबीसी सही हो जाता है। एबीसी किसमें है, तो फोर्थ में आता है आंसर। तो ऐसे जो सवाल होते हैं दोस्तों, आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जानना जरूरी होता है। अगर एक्स्ट्रा बात करेंगे तो आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो भारतीय समाजवाद के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सोशलिज्म कहे जाते हैं। और 1934 में इनको तो पार्टी का अध्यक्ष बना ही दिया गया था। और ये काशी विद्यापीठ के कुलपति भी रहे हैं। वहीं लोक जेपी की बात जब करते हैं, जयप्रकाश नारायण की, इनको लोक नायक भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। और सीएसपी के क्या थे, ये महासचिव बने थे। इनकी एक पुस्तक है वाई सोशलिज्म। तो क्यों, इन्होंने बताया है कि समाजवाद क्यों जरूरी है। और जेपी ही थे जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। और राम मनोहर लोहिया की बात आती है। राम मनोहर लोहिया जी सीएसपी के युवा और प्रखर नेता थे। सप्त क्रांति की बात करते हैं ये। और दलित और महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने समाजवाद का अपनाना ही एक अच्छा रास्ता माना है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सवाल कंप्लीट होता है। मिलते हैं, चलो चलते हैं अगले वीडियो में, सॉरी अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है 73rd, यानी तीसरा सवाल है आज का। अर्थशास्त्र के अनुसार कुप्याध्यक्ष निम्नलिखित में से किसका प्रभारी था। तो दोस्तों, सिंचाई कार्य, कुएं और नहरी प्रणाली, वन उत्पाद और तटबंध, तो किसका था। तो इसमें समझते हैं ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, कहाँ से है, क्या बात कर रहा है। दोस्तों, एक अर्थशास्त्री एक बुक है, ठीक है। और ये बुक किसकी है, ये है चाणक्य की। ठीक है, इन्होंने इसको लिखा है। तो चाणक्य की बात करें तो चाणक्य कौन थे, महान राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु थे। ठीक है। और ये चाणक्य जो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। और इनके बारे में क्या है कि उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और चाणक्य की एक बात और है कि व्यवहारिक विचारक थे वे। और उनका मानना था कि राजा का जो काम होता है वो सिर्फ प्रजा की सेवा करना, प्रजा का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए राजा का, कि प्रजा का कल्याण करना और राज्य की सुरक्षा करना। ठीक है, ये चाणक्य के बारे में हो गया। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा जानकारी लें तो ये दोस्तों इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र। भले नाम है, तो सिर्फ पैसे रुपए की बात नहीं करते ये, इसमें शासन कला की बात करते हैं,
शासन कला की बात होती है, राजनीति की बात होती है, और सैन्य रणनीति की बात होती है, तो आर्थिक नीति की बात होती है। तो ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में बात करते हैं। अर्थशास्त्र में क्या है कि 27 अध्याय हैं, और क्या है 15 अधिकरण है, और क्या है दूसरा अध्याय है, उस दूसरे अध्याय में ही इन अध्यक्षों की बात की गई है। तो ये प्रमुख रूप से इसकी अर्थशास्त्र की बात हो गई। अब बात करते हैं इसमें कुप्याध्यक्ष कौन था। तो कुप्याध्यक्ष दोस्तों वन उत्पादन से संबंधित था। इसमें हम थोड़ा सा समझ लेंगे, अलग से हम एक स्लाइड लाए हैं जिसमें सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट वही है जो टिक लगा है। पीवाईक्यूज भी हैं, और आपको उससे ज्यादा एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सीताध्यक्ष क्या है? सीता मतलब होता था कि उपजाऊ भूमि, इसलिए इसको सीताध्यक्ष से जोड़ा जाता है क्योंकि ये सीताध्यक्ष है। ठीक है, राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष होता है, एग्रीकल्चरल लैंड का। वहीं पण्य मतलब होता है व्यापारिक वस्तु, इसलिए पण्याध्यक्ष क्या है? पण्याध्यक्ष व्यापार से संबंधित है। तो पण्याध्यक्ष ये है, किससे संबंधित है? वाणिज्य और व्यापार, कॉमर्स और ट्रेड से है। ये दो चीज हो गई आपकी। अब इसके अलावा जो भी है, मैं टिक वाला पढ़ रहा हूँ, आप एक बार बाकी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकरा अध्यक्ष जो होता है खानों और खनिजों माइंस का अध्यक्ष होता है। कुप्याध्यक्ष जो हम लोग बात किए भी, वन संपदा और लकड़ी, इससे रिलेटेड जो अध्यक्ष होता है। लक्षण अध्यक्ष जो मिंट या टकसाल का अध्यक्ष होता है। रूप दर्शक रूप सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाला अधिकारी होता है। पोतवाध्यक्ष जो बाट और माप, वेट और मेजर्स का अधिकारी होता है। शुल्काध्यक्ष सीमा शुल्क और चुंगी का अधिकारी। तो आपको इसको रिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। रूप दर्शक सिक्कों को रूप मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं। अश्वाध्यक्ष अश्व समझ रहे हैं कि घोड़े से है। हस्त्याध्यक्ष हाथियों से, ये भी सिंपल है। रथाध्यक्ष रथों का, ये भी सिंपल है। नवाध्यक्ष जहाजों और नौकायन का, ये भी ठीक है। मुद्राध्यक्ष ये अलग से देखना पड़ेगा। मुद्रा मतलब पैसा आ रहा है, लेकिन ये पासपोर्ट और सरकारी मोहरों का अध्यक्ष है। अगर मोहरें आ जाएंगी तो ये आ जाएगा, लेकिन पैसों में ये पण्य अध्यक्ष बार बार आ जाता है। तो पण्य से व्यापारिक वस्तु समझ लेंगे और इसमें अलग से देख लेंगे। विविता अध्यक्ष में चारागाहों और मार्ग सुरक्षा का अध्यक्ष होता है। ठीक। सूनाध्यक्ष बूचड़खानों का अध्यक्ष होता है। अक्ष पटलाध्यक्ष जो होता है महालेखाकार जनरल अकाउंटेंट जनरल होता है, रिकॉर्ड और हिसाब रखने वाला। इसके अलावा बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे। बार बार वीडियो बोल दे रहा हूँ, सॉरी, कई वीडियोस लगातार चलते हैं इसलिए हो जाता है। ठीक है, एक मिनट। बुद्ध के समकालीन उदयन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? उदयन की बात हो रही है दोस्तों, किस राजवंश से संबंधित थे ये? तो चलिए बात करते हैं उदयन की। आप बताइए, भरतवत्स, जंत्रिक, जंत्रिक नहीं, जंत्रिक भी बोलते हैं क्या? जाम्भरिक, इनको ज्ञात्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब उदयन की बात हो रही है दोस्तों, तो ये राजा उदयन जो थे, वत्स महाजनपद की प्रसिद्ध राजा थे, और इनकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। इलाहाबाद के पास में है, यूपी में कौशाम्बी थी। और वे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध के समकालीन थे उदयन। इसके अलावा बात करें तो ये शुरुआत में उदयन बौद्ध धर्म के विरुद्ध था, लेकिन बाद में इनकी मुलाकात एक होती है बौद्ध भिक्षु, इनका नाम है पिंडोला भारद्वाज। पिंडोला भारद्वाज, इनके प्रभाव में आकर ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक है, उदयन। तो ये बात इनकी हो गई। लेकिन जो भरत है, जंत्रिक है, कुरु है, ये सब क्या है? वैदिक कालीन कबीले हैं दोस्तों। ये आगे चलकर महाजनपद यही बनते हैं। हमने बहुत पहले इसकी बात कर ली थी, लेकिन इसमें फिर से समझते हैं। भरत की बात हो रही, कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। भरत की बात हो रही है, तो भरत कबीला था जो कि ऋग वैदिक कालीन कबीला था, ऋग वैदिक कालीन। ठीक है, और ऋग वैदिक कालीन कबीला था जिसमें दाश राज इस भरत कबीले से ही रिलेटेड थे। एक युद्ध आपने सुना होगा, 10 राजाओं का युद्ध।
दशराज या दाशराज युद्ध बोलते हैं, ठीक है। और उन्हीं से, वही कबीला था जिसमें सुदास थे। दशराज युद्ध किससे? सुदास से होता है। और किससे होता है? पंचजन, 5 कबीलों से होता है। और ये लोग यानी सुदास, पंच सॉरी, जो सुदास थे और पंचजन थे, 5 ये कबीले थे और 5 और यानी 10 लोगों से मिलकर युद्ध करते हैं सुदास, जो कि भरत कबीले से थे, इसलिए इसको दाशराग युद्ध कहा जाता है। इसमें पंच जन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि इसमें जो कबीले 5 अलग से थे वो लड़ रहे थे इधर से, प्लस 5 और थे। तो आपको इन 5 कबीलों को याद रखना है, जो कि अनु है, दूसरा द्रुहु है, तीसरा है पुरु, चौथा है तुर्वसु, तुर्वश जिसको बोलते हैं, और पांचवा है यदु। तो अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वश और यदु, ये 5 थे। और इसमें सुदास जीत जाता है। और किस नदी के किनारे होता है? तो ये रावी नदी के किनारे होता है दोस्तों, जिसको परुष्णी नदी भी बोलते हैं। परुष्णी नदी, रावी ये आधुनिक नाम है, परुष्णी वैदिक कालीन नाम है। अभी बाकी और नाम देख लेंगे, ठीक है। और इन्हीं भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत बाद में जाकर पड़ता है। अब और आते हैं जंत्रिक या जम्भरिक। ये जो तीसरा है जंत्रिक, इसको ज्ञात्रिक भी बोलते हैं। और ये आपको याद आ जाएगा कि ज्ञात्रिक कुल के कौन थे? 24वें जो तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी किससे थे? ये ज्ञात्रिक कुल से थे, ठीक है। ये फेमस है इसलिए। कुरु जो कबीला है, कुरु, कुरु अभी हम लोगों ने बात की कि, और ये जो भरत और पुरु था, इसमें पुरु एक है, तो भरत प्लस पुरु बाद में क्या हो जाते हैं? उत्तर वैदिक काल में कुरु। तो ये देख लेना है, भरत और पुरु मिलके कुरु हो जाते हैं। हाँ, ये रावी परोसणी नदी है। तो इसी तरीके से और जो नाम है, जैसे झेलम, झेलम का नाम क्या है दोस्तों? वितस्ता है। वितस्ता था, झेलम वर्तमान नाम है। और क्या नाम हो सकता है? चिनाव, चिनाव के क्या बोलते हैं? अस्किनी। व्यास, पुराना नाम क्या है? विपाशा, विपाशा बासु नहीं, विपाशा। सतलज, सतलुज जिसको बोलते हैं। शुतुद्री पुराना नाम है, यानी वैदिक कालीन नाम है। इसके अलावा गंडक, सदानीरा, फिर काबुल, कुंभरा या कुभा। फिर और कौन सा लास्ट में आ जाता है? एक आध और है, घग्घर, द्विश, द्वंती, घग्घर। तो इस तरीके से होगा। एक और होता है कि सरस्वती नदी को क्या बोला जाता है? सरस्वती। सरस्वती नदी जो थी, इसको नदीतमा बोला जाता है। नदियों में उत्तम या नदी वाली माँ, नदीतमा, यानी पवित्र नदी किसको बोला जाता है? सरस्वती नदी को। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा कौन सी नदी आई है? वो है सिंधु नदी, तो ऋग्वेद में आती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन देवराय सेकंड के दरबार के बारे में उल्लेख करता है कि इस पाश्चात्यवर्ती पाश्चात्यवर्ती राजकुमार के नियंत्रणाधीन 3 स्वपत्तन थे, जिनमें से प्रत्येक कालीकट के समतुल्य था। तो ये बात चल रही है किसकी? देवराय सेकंड थे। अब आपको पहले ये जानना है दोस्तों कि देवराय सेकंड किस साम्राज्य के, कहाँ के थे राजा? तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य के शक्तिशाली राजा कौन थे? देवराग, राग देवराय द्वितीय थे। तो इसमें दोस्तों ये नूनीज, डोमिंगो पायस, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, ये चारों जो कि विजयनगर साम्राज्य में ही आए थे, ये चारों यात्री। अब इनमें आपको बताना है, तो इसमें अब्दुल रज्जाक है, जिन्होंने ये यहाँ पे आया मतलब फारसी
वो राजदूत था। फारस मतलब ईरान से आया था, जिनसे अभी युद्ध चल रहा है, अमेरिका का राजदूत था ये। और विजयनगर साम्राज्य के महान शासक जो रहे हैं देवराय सेकंड के दरबार में आता है। लगभग 1443 के आसपास ही आता है और भारत की यात्रा करता है। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था कि राजा के पास लगभग 300 से अधिक पत्तन है। पत्तन यानी बंदरगाह, डॉकयार्ड, और साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक है। ये बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो ये इनके संस्थापक कौन से रहे हैं? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, दो भाई थे। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। और किसकी प्रेरणा से? गुरु थे इनके विद्यारण्य, विद्यारण्य और सायण, ये दो गुरुओं के आशीर्वाद से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनकी राजधानी हम्पी थी दोस्तों। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है, वर्तमान में कर्नाटक में है। और विजयनगर साम्राज्य के 4 प्रमुख राजवंश थे जो इस पे शासन करते हैं पूरे। तो पहला कौन सा था? संगम वंश। संगम वंश, संगम वंश के संस्थापक यही हरिहर और बुक्का थे। दूसरा कौन था? सालू वंश। सालू वंश नरसिंह सालू इसकी स्थापना करते हैं। तीसरा कौन था? तुलु वंश। तुलु वंश के सबसे महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय दोस्तों, ये याद रखना है। कृष्णदेव राय, इनका शासन है 1509 से 1529 ईस्वी। चौथा कौन है? अराविदु वंश। अराविदु वंश ये लास्ट होता है, लास्ट वंश है। कृष्णदेव राय की बात कर रहे हैं तो इनको अभिनव भोज की उपाधि और आंध्र पितामह की उपाधि भी दी जाती है। तेलुगु में इन्होंने क्या लिखा? अमुक्त माल्यद लिखा। और वहीं संस्कृत में ये लिखते हैं जाम्बवती कल्याणम। ठीक है। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज कौन है? 8 तेलुगु कवि, और इसी में तेनालीराम भी आते हैं। इनके सबसे फेमस कवियों में देखा जाए तो अल्लसानी अल्लसानी पेद्दना, ये सबसे प्रमुख कवि थे। और इनको एक उपाधि आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी जाती है अल्लसानी पेद्दना को, जो कि अष्ट दिग्गज थे, उनमें से प्रमुख थे एक तरीके से। ये ठीक होता है हम लोगों का। लेकिन इनके साथ हम थोड़ा सा जानेंगे कि कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। निकोलो कोंटी था दोस्तों। पिछली बार भी हम लोग यही बात किए थे कि निकोलो कोंटी इटली का था। देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। सती प्रथा और त्योहारों का ये वर्णन करता है। वहीं अब्दुल रज्जाक है जो फारस से आया था, अभी सवाल में ही था। देवराय द्वितीय के शासन काल में 300 बंदरगाहों की बात करता है। निकितन था दोस्तों रूस का, जो कि विरूपाक्ष द्वितीय, बहमनी के और विजयनगर संघर्ष की बात करता है। डोमिंगो पायस है जो कि कृष्णदेव राय के विजयनगर साम्राज्य की तुलना रोम से करता है। बारबोसा ये भी पुर्तगाल का, नूनीज ये भी पुर्तगाल का है, सीजर फेडरिक वेनिस का है। बारबोसा आता है कृष्णदेव राय, नूनीज आता है अच्युत देव राय, और सीजर फ्रेडरिक आता है सदाशिव राय। तालीकोटा की युद्ध, हाँ इसकी बात नहीं करे थे। तालीकोटा का युद्ध जब होता है, कब होता है? 1565 ईस्वी में दोस्तों तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर का पतन हो जाता है। और विजयनगर के से अगेंस्ट में कौन कौन लड़े थे? 5 लोग थे दोस्तों। बीजापुर था, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। बरार नहीं था दोस्तों, ये याद रखना है कि बरार नहीं था। ठीक है। और ये सब पांचों मिलके विजयनगर साम्राज्य को खत्म कर देते हैं, हरा देते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था दोस्तों। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।